अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स क्लियरली मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और अगर बेटे वॉइस क्लैरिटी में कोई इशू है तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। और अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली फिर भी फीडबैक दे दीजिए ताकि मैं आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, मैं इसे स्टार्ट कर सकूँ। तमाम स्टूडेंट्स को जो इस वक़्त मीटिंग में मौजूद हैं बेटे, आवाज़ सुन पा रहे हैं क्लियरली? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बेटा, एक ही रिस्पॉन्स मुझे मोहम्मद असद की तरफ से अभी तक आया है क्लियर का, बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी ये ज़रा थोड़ी-सी ना एक्सरसाइज़ बेटा करना पड़ेगी। वो जो कहा जाता है कि डेस्परेट टाइम एंड डेस्परेट मेजर्स, तो चूँकि मामलात अभी ज़रा थोड़े से जी बेटा बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का। तो मामलात चूँकि अभी उतने आसान नहीं हुए, ज़रा थोड़ा-सा इंटेंसिटी फिर बीमारी की बढ़ी है, जिसकी वजह से वरना एक्सपेक्टेशन तो हमारी भी सबकी यही थी कि इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास में ही मुलाकात होगी। लेकिन ख़ैर खुदा ताला से उसकी बारगाह में इल्तिजा है कि जल्द से जल्द मामलात को सबके लिए आसान फरमाए, जो बीमार हैं उनके लिए और बाकी हम लोग भी। क्योंकि टेक्नोलॉजी की सूरत में बेटे सहूलत तो है, आसानी भी इससे हो जाती है कि चलें कम से कम तालीम का हर्ज तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो एक मामला है फिजिकल क्लास का, ये कभी भी उसका जिसे कहें कि एग्जैक्ट कॉम्पेंसेशन या नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो जरा थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी हमें, और आप लोगों को भी बेटे बहैसियत स्टूडेंट्स, और कोशिश करेंगे कि मिल के इन चीजों को सक्सेसफुल बनाएं। आज की जो बेटे हमारी क्लास है, जिसे बुनियादी तौर पर मैंने ओरिएंटेशन क्लास या ओरिएंटेशन सेशन के नाम से मैं कंडक्ट किया करता हूं, और ये हर सेशन में ही करीबन करीबन मेरी प्रैक्टिस रही है। ख्वाहिश ये होती है कि बेटे बजाय इसके कि हम सेशन स्टार्ट कर लें, कुछ लोग क्या करते हैं, एक गलती छोटी सी करते हैं कि जी जैसे ही उनको एक टास्क दिया जाता है तो वो कहते हैं कि जी वक्त जाया ना किया जाए और फौरी तौर पर उस टास्क के ऊपर अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए। उसका बेटे नतीजा ये निकलता है कि जब थोड़ा वक्त गुजरता है तो फिर उन्हें एहसास होता है कि यार फलां चीज भी नहीं सोची थी हमने, जो काम करने से पहले सोचनी चाहिए थी, और फलां चीज भी नहीं सोची, और फलां चीज भी नहीं सोची। और जो वक्त अपनी तरफ से उन्होंने शुरू में बचाया है, लेटर ऑन बेटे उससे कहीं ज्यादा वक्त जो है वो जाया हो। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हम सेशन के स्टार्ट पे कम से कम एक लेक्चर जो है वो इस पूरे मामले को अच्छे से प्लान करें, अच्छे से देखें कि एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत सारे बेटे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ हैं, जिनके जवाबात जो हैं वो लाजमी एक स्टूडेंट जो है वो तलाश करता है। और जब तक बेटे वो व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन जो हैं क्लियर नहीं होते, तब तक वो पूरी तरह से स्टडी पे तवज्जो नहीं दे सकता। तो सेशन शुरू करने से पहले या आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे तो जो ज़रूरी बात है कि मैं तमाम बच्चों को जी बेटे अली रोल नंबर 315 ने हैंड रेज़ किया है। जी अली बेटा खैरियत है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी ना वीडियो नहीं साथ में चल रही ना, जो साइड पे चल रही होती है। वो बेटा वो देखनी ज़रूरी भी नहीं है,
ठीक है, इतना खूबसूरत नहीं हूं मैं मेरे बच्चे कि आप, हाँ सर वो फर्स्ट क्लास थी ना, तो कोई एक ऐसा दफा मसला देख नहीं, लेते तो थोड़ा सा। कोई ऐसा मसला चले नहीं। सर, ठीक है। असर नहीं बेटे, मैं आपके क्वेश्चन को प्रॉपर अप टू योर सेटिस्फेक्शन आंसर देना जरूरी समझूंगा। मसला क्या है बेटे कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना, मेजॉरिटी, हम तो यहाँ कॉलेज ने हमें बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, मल्टीपल कनेक्शंस एट द सेम टाइम अवेलेबल होते हैं, लेकिन बेटे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ रिमोट एरियाज में बैठे हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क सिग्नल्स या इंटरनेट सिग्नल्स जो हैं उतने अच्छे नहीं आते। तो जब बेटे ऑडियो और वीडियो इकट्ठी चल रही होती है तो उसकी वजह से सम टाइम ना थोड़ा स्पीड में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादा जरूरी जो है वो चीज ये है कि बेटे आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है अली? अली बेटा जी जी आवाज आ सर, रही है? आवाज तो बिल्कुल क्लियर है। और व्हाइट बोर्ड स्क्रीन के ऊपर आप देख जी पा रहे जी हैं सर, कि, आवाज। हाँ जी, तो बस यही बेटे सबसे जी सर, जरूरी है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया, तो यही बेटे सबसे जरूरी है, जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक होगी बात? जी जी सर, हो गया। ओके बेटा। अच्छा जी, जी जी सर, ओके। तो बात मैं ये कर रहा था कि बेटे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने रिजॉल्व करना, जिनको समझना है, और जिनके मुतल्लिक हमने जरा मामलात को ग्रिप करने की कोशिश करनी है। और आज का जो सेशन है बुनियादी तौर पर वो मैंने इसीलिए ही रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं अपने तमाम बच्चों को, बेटियों को, बेटों को आज के सेशन में बेटे वेलकम करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ये हमारा सेशन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ रहेगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी मेहनत आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह उतनी ही मैं मेहनत, बल्कि कोशिश करूंगा तो उससे ज्यादा मेहनत करूं। और अल्टीमेटली बेटे जिस तरह का रिस्पांस मैं आप लोगों से चाह रहा हूं, खुदा ताला करे कि आप लोग भी वैसा ही रिस्पांस दें। और बाय द एंड ऑफ द सेशन हम बेटे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स, बहैसियत उस्ताद मैं एक स्टेक होल्डर हूं, बहैसियत शागिर्द आप स्टेक होल्डर हैं, बहैसियत इदारा कॉलेज स्टेक होल्डर है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटे मैं समझता हूं वो आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने बेटे फी इन्वेस्ट की है, कपड़ा, जूता, सवारी, खाना पीना, 36 तरह की नेमतें जो हैं वो उन्होंने आपको मुहैया की हैं, इस उम्मीद के ऊपर कि उनका बेटा और बेटी जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर अंदर ही एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाएं और अपनी मंजिल को अचीव करें। तो आज के दिन जो बेटे हम जिस रेस का आगाज करने जा रहे हैं, इस रेस का मेरे नजदीक मकसद यही है कि हमने जीतना है, और जीतने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ऑटम 2021 सितंबर में पेपर होगा, और हमने वो पेपर इस अटेम्प्ट के अंदर हर सूरत में क्वालिफाई कर लेना है। इसके अलावा बेटे दूसरी कोई ऑप्शन जहन में ही नहीं रखनी। इंफॉर्मेशन का बेटे दौर है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, खास तौर पे ये जो सोशल मीडिया है, बेतहाशा इंफॉर्मेशन बेटे मूव करती है। कोई आपको बताएगा, अभी पिछले मत ये नहीं, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, पिछले दिनों मुझे मेरे एक बेटे का, एक शागिर्द का मैसेज, कुछ उससे बात हुई कि सर हमने सुना है कि जी मार्च, अब आप बात के ऊपर थोड़ी सी ना तवज्जो दीजिएगा, मार्च 2022, मार्च 2022 में ये जो पेपर है ना बीएमबीएस का, ये हो जाना है एमसीक्यू। मैं कहा अच्छा जी, तो सर आपका क्या ख्याल है कि मैं वेट कर लूं तब तक? हम कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं, हम वेट कर लें, जब ये एमसीक्यू हो जाएगा हम तब पेपर दे देंगे, उस वक्त पास करना इसे आसान हो जाएगा।
उस बच्चे को मैंने जो रिप्लाई दिया वो कुछ इस तरह से था, मैं कहा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और अल्लाह जानता है कि अभी मैंने नहीं कहीं ये चीज पढ़ी आई कैप की वेबसाइट पे या इधर उधर, मेरी नजर से अभी नहीं गुजरी, ढूंढ रहा हूं मैं, अल्लाह करे मिल जाए। मेरी नजर से नहीं गुजरी कि जी 2000 मार्च 2022 में इस पेपर ने एमसीक्यू हो जाना है, मेरी नजर से नहीं गुजरा। फिर उसके बाद एक स्कीम आई थी आज से कोई 1.5 साल पहले, साल 1.5 साल, कोरोना का जो गर्मा गर्मी थी इससे पहले आई थी। वो भी स्कीम बेटा अभी तक इम्प्लीमेंट होना तो दूर की बात, मेरी इतलात के मुताबिक वो स्कीम अभी तक साइन भी नहीं हुई। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपको होशो हवास में बड़ी एक जिसे कहें कि मोतबर बात बता रहा हूँ, जो आई कैप में हमारे जो लोग बैठे हैं उनसे बात करने के बाद, कि अभी तक वो स्कीम बेटे साइन भी नहीं हुई, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात। और तीसरी बात जिसके ऊपर मैंने जरा उस, क्योंकि शागिर्द जो है बेटे वो औलाद की तरह होता है, और डांटना कोई ऐसी उसकी उसकी फलाह बहबूद के लिए डांटना कोई ऐसी खतर हो। तीसरी बात जिस पे मैंने अपने उस बेटे को थोड़ा सा डांटा भी, कि बेटा आज से अब देख लें, अगर मैं हिसाब लगाऊं मार्च 2022 तो तकरीबन 1 साल बन रहा है। मैं कहा 1 साल में तुमने ये जो टारगेट रखा हुआ है कि जी मैंने कैफ 4 का एक पेपर, तब जब ये एमसीक्यू हो जाएगा तो मैं तब इसको, तो मैं कहा आप ये टारगेट क्यों नहीं रखते कि 1 साल के अंदर कोशिश करके मैं कैफ ही को 2-3 पेपर, मैं कहा 1-2-4 को पास ही होंगे ना तुम्हारे पेपर, तो मैं कहा आप ये टारगेट क्यों नहीं रखते कि साल के अंदर मैं बाकी पेपर भी क्वालिफाई करके तो मैं अपना फर्म ज्वाइन करूं और अपना करियर जो है वो उसे परस्यू करूं। आप इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जी एक वक्त आएगा और ये पेपर आसान हो जाएगा, और आपको किसने ये गारंटी दी है कि ये वाकई आसान भी हो जाएगा? मतलब हमारा तो गुज़श्ता तकरीबन बेटा 19 से 20 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, और मोस्टली जो मेरी टीचिंग है वो प्रोफेशनल लेवल पे ही है, ख़ुसूसन सीए में। तो हमने तो बेटा आज तक ऐसा नहीं देखा कि आई कैप ने कभी मामलात को नरम किया हो। सख्ती का लेवल जो है, टेस्टिंग की जो सख्ती है वो विद द टाइम बढ़ती ही जा रही है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कर दिया, फिर उसके अंदर उसने मजीद सिलेबस को रिवाइज कर दिया, और अब आप फाइनली, जैसे अब आप ये देखें, हंसी की एक छोटी सी बात लगती है कि जैसे कहीं आपने वालदा मोहतरमा को घर में खाना बनाते देखा हो, खसूसन दाल पकाते देखा हो, तो वो दाल उबलती रहती है चूल्हे पे पड़ी अच्छी तरह, वो घंटा डेढ़ उबलती रहती है अच्छी तरह, जब उबल जाती है तो फिर वालदा मोहतरमा क्या करती हैं कि गरम तेल करके तो तड़के के तौर पर उस पूरी दाल के ऊपर, वो दाल बेचारी तड़फ रही होती है शुर्र 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 करके। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटे कि जो सीए के स्टूडेंट हैं वो बेचारे मेहनत कर करके एएफसी के पेपर क्वालिफाई करते हैं, फिर कैफ के पेपर क्वालिफाई करते हैं, फिर सी फैप के पेपर क्वालिफाई करते हैं, और जब उन बच्चों को लगता है कि जी हम उबल उबल के पक पक के हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो बेटे आई कैप ने 2 पेपर और इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं एमएसए के नाम से, एमएसए 1 और एमएसए 2। तो आप समझ लें वो फाइनल तड़का है कि जिसमें उसने आपके ऊपर वो, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट निकले वो प्रोडक्ट बड़ी मजेदार और बड़ी खुशबू वाली और देखने में भी अच्छी, बड़ी चमकती हुई शाइनी प्रोडक्ट जो है वो निकले। तो हमने बेटा ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी कि आई कैप चीजों को आसान कर रहा है और आई कैप चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ बेटे नेशनल और ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए के सेशन में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोफेशन में आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हैं उस हिसाब से। फिर सबसे बड़ा अजाब क्या हो रहा है कि बेटे बहुत सारी जॉब्स वो ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे जो पहले काम इंसान किया करते थे, अब बहुत सारे काम रूटीन नेचर के काम जो हैं वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, और जब बेटे आप लोग क्वालिफाई करके इंशाल्लाह आने वाले 3-4 सालों में मार्केट में जाएंगे तो हालात और ज्यादा
चैलेंजिंग, सख्त नहीं मैं कहूंगा, हालात और ज्यादा चैलेंजिंग हो गए होंगे। तो इसलिए बेटा आज का जो सेशन या आज की जो ओरिएंटेशन मैं आपके सामने करने लगा हूं और जो बातें मैं आपको बताने और समझाने लगा हूं, ये मैं जो बुनियाद अपने जहन में, जो बेसिक प्रीमाइस जो मैंने अपने जहन में रखा हुआ है वो ये है कि भाई हमने इस अटेम्प्ट में पढ़ना है और इसी अटेम्प्ट में इस पेपर को हर सूरत में क्वालिफाई कर लेना है। हमारे पास भाई और ऑप्शन है ही नहीं। ये एमसीक्यू होता है, हो जाए, ये सिलेबस में से खत्म होता है, हो जाए, रहता है, रहे, हमें नहीं इससे कोई फर्क पड़ता। हम इस अटेम्प्ट में हमने पैसे पे कर दिए हैं कॉलेज को, हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, एफर्ट इन्वेस्ट की है, तो फिर उस टाइम का और उस एफर्ट का और उन पैसों का और इन रिसोर्सेज का कोई अच्छा आउटकम निकलना चाहिए। तो पहली बात बेटे, बेसिक जो एक है जहन में रख लीजिए, बुनियादी असूल जो है वो रख लीजिए कि ये अटेम्प्ट हमने पढ़नी है और हमने इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, हर सूरत में क्वालिफाई करना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं। सो बेसिक ये मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ इस डिस्कशन को रखूं। इसके साथ बेटे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आज हमारी पहली क्लास है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं कुछ जो बुनियादी चीजें हैं वो बताता जाऊं। तो तमाम स्टूडेंट्स बेटे फिलहाल राइट नाउ जो मेरे पास मीटिंग अटेंडेंस आ रही है वो तकरीबन 71 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 71 या 72 स्टूडेंट्स। और उसमें मैं कुछ देख रहा हूं, क्योंकि मैंने आज ग्रुप के अंदर भी इसीलिए शुरू में रिक्वेस्ट कर दी थी कि बेटे अपना पूरा नाम और उसके आगे ब्रैकेट्स लगा के उसमें अपना रोल नंबर लिख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक रोल नंबर मेंशन नहीं किया हुआ, तो उन बच्चों से भी बेटे रिक्वेस्ट है कि अपना रोल नंबर मेंशन कीजिए। अभी अगर कॉलेज ने आपको रोल नंबर इशू नहीं किया तो बेटे कोशिश कीजिए कि इशू हो जाए इस वीक के अंदर। ये हमारी 2-3 क्लासें अभी इस वीक के अंदर होंगी। वेडनेसडे है आज, कल थर्सडे की क्लास होगी और फिर फ्राइडे की क्लास होगी। तो इस वीक के अंदर बेटे आप मामलात को जो है वो अ, दुरुस्त कर लें और चीजों को जरा ठीक कर लें। जी हारिस बेटा, हैंड रेज किया आपने। जी हारिस बेटा, अनम्यूट किया है बेटे आपको मैंने। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। चलें, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम नहीं। ठीक है। अच्छा, तो बात बेटे मैं ये कर रहा था कि चूंकि हमारी पहली क्लास है, तो हम इसमें कुछ असूल तय कर लें। तो एक तो बेटे जिन बच्चों ने रोल नंबर मेंशन नहीं किए वो काइंडली अपने रोल नंबर वगैरह प्रॉपर्ली मेंशन कर लें। उससे ये होता है कि मुझे ना आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। एक शागिर्द का वैसे ही नाम लिखा हुआ है, अब मुझे क्या खबर वो क्या मामला है और क्या कहानी है। जब तक बेटे आप रोल नंबर उसके साथ मेंशन नहीं करते, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके साथ एक और चीज जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि तमाम स्टूडेंट्स के बेटे जो इक्विपमेंट, खास तौर पर माइक्रोफोन और हेडफोन्स जो हैं, वो बिल्कुल सही हालत में और वर्किंग हालत में होने चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान मुझे, जिसे कहें कि मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं लेक्चर के दौरान रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का माइक ओपन करके उससे बात करने की मेरी ख्वाहिश होती है, ताकि मैं बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करूं रैंडमली। उससे ये है कि बच्चे भी जरा थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं और इंटरेक्शन और बच्चों की आवाज सुन के जरा हमें भी थोड़ा सुकून आता है कि चले यार बच्चों के साथ कुछ मामलात बन रहे हैं। तो वो होता फिर क्या है कि 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता या इवन अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो मैं उसके मुतल्लिक बच्चे से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं कि बेटा इसमें आप ओपिनियन दीजिए और अपनी बात कीजिए और बताइए। तो बाज मरतबा बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर बेटे मैं उनको माजरत के साथ उस दिन की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग से मैं उन्हें रिमूव कर देता हूँ।
तो बच्चे फिर बाज मर्तबा जी बहाना बनाते हैं, नहीं वो सर हमारा माइक ठीक नहीं था और फलां चीज नहीं थी और यूं नहीं थी। तो मेक श्योर कि बेटे माइक वगैरह और आपका इक्विपमेंट जो है, यानी बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें, यहाँ वर्चुअल क्लास के अंदर तो बेटे माइक्रोफोन और जो हेडफोन है उसकी अहमियत इसी तरह से ही है कि जैसे अब मैं कहूँ कि जी मैं जुबान बंद करके तो मैं क्लास में, फिजिकल क्लास में आ जाऊं, या कान बंद करके मैं फिजिकल क्लास में आ जाऊं। ठीक है, तो इक्विपमेंट का इस कोशिश करें कि ये इस वीक के अंदर आप चीजों को प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर लें। दुआ तो अल्लाह पाक से यही है कि खुदा ताला रहमत फरमाए और मामलात को आसान फरमाए और हम प्रॉपरली फिजिकल क्लास के अंदर न सिर्फ मुलाकात करें बल्कि अच्छे तरीके से वहाँ अपना जो तालीमी और तदरीसी सिलसिला है उसको जारी रख सकें। अच्छा जी, एक पीडीएफ बेटे मैंने शेयर की थी ग्रुप के अंदर, और रिक्वेस्ट आप बच्चों से ये की थी कि इस पीडीएफ को कॉपी करवा कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए हार्ड फॉर्म में। ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए और उम्मीद है कि इस वक्त वो तमाम बच्चों के पास मौजूद होगी। तो आगाज करता हूं बेटे, उस प्रेजेंटेशन को जरा थोड़ा सा अपने सामने रखिएगा, और अगर आप उस प्रेजेंटेशन का पहला सफा देखें तो दरमियान में आपको एक टाइटल नजर आएगा, टिप्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का। हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियर स्टडी, और ओरिएंटेशन सेशन है हमारा ऑटम 2021 की अटेम्प्ट के लिए। इसके बिल्कुल नीचे जानबूझ के थोड़ी सी मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, और उस खाली जगह के अंदर मेरे बच्चे आपने एक चीज तहरीर कर लेनी है, लिख लेना है, और एक बुनियादी प्रिंसिपल मैं आपको भी शेयर करने लगा हूं, और वो प्रिंसिपल है बेटे द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। इस पूरे ओरिएंटेशन सेशन या इस पूरी ओरिएंटेशन प्रैक्टिस का बेटे बुनियादी फलसफा ही ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क से एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं, हार्ड वर्क से एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं, और उस हार्ड वर्क से एक स्टेप आगे बढ़ के बेटे हमने स्मार्ट वर्क में जाना है। और गलती थोड़ी सी बेटे शागिर्दों से ना ये होती है, अब हालात भी ऐसे ही बने हुए हैं, क्या करें, बच्चों की भी गलती नहीं है। स्मार्ट वर्क से बेटे नॉर्मली ना स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं स्मार्ट वर्क से शॉर्टकट, कि सर कोई जादू की पुड़िया निकालेंगे और हमें बता देंगे कि भाई इस मर्तबा आई कैप ने ये सवाल देने हैं, और हम वो याद कर लेंगे और हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ मैं क्या बेटे, शायद प्रेसिडेंट आई कैप भी ये काम नहीं कर सकते, जितनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी वहां मेंटेन। स्मार्ट वर्क का बेटे बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है या बेसिक आइडिया क्या है कि बेटे मेहनत करनी है, लेकिन देखिए अब जरा समझिएगा बात को, तमाम स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज तकरीबन तकरीबन सेम है, टाइम भी वही 3-4 महीने हैं, सबके पास एक दिमाग, दो आंखें, दो हाथ, और मामलात भी उसी तरह से, टीचर भी सेम है, कॉलेज भी सेम है, टाइम भी सेम है। बस हमने करना क्या है बेटा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना हमारे, इन रिसोर्सेज को हमने इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर मेरे पास पढ़ने के लिए फॉर एग्जाम्पल टोटल 50 घंटे मौजूद हैं, तो उन 50 घंटों को मैंने कैसे यूटिलाइज करना है, पहले कौन सी चीज पढ़नी है, बाद में कौन सी चीज पढ़नी है, जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कैसे करना है, जो रिवाइज किया हुआ है उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो एक चीज बेटे अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि इस स्मार्ट वर्क का
कतन ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई शॉर्टकट बताने लगा हूं या मैं कोई आपको स्पेसिफिक पेपर, स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक चैप्टर्स बताने लगा हूं, नहीं। हमने 11 चैप्टर है टोटल और हमने 11 के 11 चैप्टर्स करने हैं और उसमें मौजूद कोई भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा। बल्कि मेरी स्ट्रेटजी आम टीचर से जरा थोड़ी सी कहें कि मुख्तलिफ हो जाती है कि एक टॉपिक आई कैप ने कभी नहीं पूछा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोगों से मैं सुनता हूं कि यार ये टॉपिक कभी नहीं आया, इसको छोड़ दो। मेरा ओपिनियन ये होता है कि नहीं बेटा, ये टॉपिक कभी नहीं आया तो इसको जरा ध्यान से करना, बिकॉज इसके इस मर्तबा आने के चांसेस हाई है। और ऐसा हुआ भी है आई कैप में। एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर टॉपिक है 2-2.5 साल 3 साल 2-2.5 साल, तकरीबन 2-2.5 साल आई कैप ने पूछा ही नहीं वो टॉपिक, और फिर ठक एक दिन एक अटेम्प्ट में उसने सवाल पूछ लिया। और उस साल के जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन एग्जामिनर कमेंट्स में बेटे उसने बताया कि तकरीबन 64, 60 से 70% बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं। देखें, सही गलत होना तो बाद की बात है, बच्चों को आइडिया ही नहीं था, बच्चों ने उस क्वेश्चन को इग्नोर किया हुआ था कि यार ये कौन सा आई कैप ने पूछना है, और आई कैप ने पूछ लिया। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क से जो पहली चीज बेटे हमने समझनी है वो ये है कि हमने चीजों को कंप्रीहेंसिवली तैयार करना है, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी। लेकिन बस थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा हार्ड वर्क से और स्मार्ट वर्क में कि हार्ड वर्क में हम बस काम करते ही जाते हैं गधे की तरह, जैसे गधा काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। स्मार्ट वर्क में बेटे हमने बस चीजों को जरा पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है और कम इंपॉर्टेंट कौन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम दे देना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको जरा कदरे कम टाइम। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर मेरे पास 50 घंटे हैं तो बेटे इन 50 आवर्स में से मैं ज्यादा टाइम उन टॉपिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिनमें हमें ज्यादा काम करने की जरूरत। अगर आप लोग बेटे प्रेजेंटेशन का पहला पेज देखें तो इसके अपर लेफ्ट साइड के ऊपर, अच्छा बेटा, एक एक मिनट के लिए जरा मैं खामोश होने लगा हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक ऑफ करने लगा हूं, वेट कीजिएगा जरा, जस्ट फॉर अ मिनट।
जी बेटा, माजरत जरा वो कुछ बात करनी थी तो आप लोगों को इंतजार करवाया। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि आप बेटे इस प्रेजेंटेशन को अगर देखें तो इस प्रेजेंटेशन के लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर आपको सेशन डिटेल्स के नाम से एक ब्लॉक नजर आएगा, जिसमें बेटे हमने जरा कोशिश की है इस सेशन का टाइम फ्रेम सॉर्ट आउट करने की। आज 24 मार्च को हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। 11 मई टेंटेटिव डेट है रिजल्ट की। आपका जो करंट सेशन है उसकी डेट है, और इस सेशन को खुदा ताला के फजलो करम से हम 31 जुलाई को कंक्लूड कर लेंगे। पूरी कोशिश होगी कि 31 जुलाई को इसको कंक्लूड कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी कॉलेज की ये होती है कि जो एक माह है तकरीबन बिफोर एग्जाम्स, वो हम बच्चों को फ्री से मुराद ये नहीं होती कि मतलब उसमें क्लासेस नहीं हो रही होती, इंटरेक्शन तो ऑफ कोर्स बच्चों से रहता ही है। तो इसमें 31 जुलाई कोशिश होगी, माइट भी पॉसिबल कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, कोशिश तो वैसे होगी कि ना हो। और फाइनली बेटे 10 सितंबर 2021 गालिबन जुमे का दिन बनता है ये। 10 सितंबर आई कैप ने जो लॉन्च की है, जो पब्लिश की है डेट शीट, उसके मुताबिक 10 सितंबर 2021 को आपका ये कैफ 4 का बिजनेस मैनेजमेंट और बिहेवियरल स्टडीज का जो पेपर है वो होगा। तो टाइम फ्रेम का, अब ये बेटे टाइम फ्रेम ना बेसिकली यहां मैं मेंशन क्यों करता हूं, इसकी वजह है। बच्चों को एक बड़ी, माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, एक बड़ी फजूल बीमारी है कि वल्ला आलम क्यों वो रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा जी रिजल्ट आ जाए तो फिर पढ़ना शुरू करते हैं, या हम फिर फाइनल फैसला लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, नहीं रखने, क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे इस चीज को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। रीजन क्या है, जरा थोड़ा टाइम फ्रेम पे नजर दौड़ाएं। टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम हमारे पास है जी, मार्च का ये एक हफ्ता है, और अप्रैल के जी हफ्ते हैं, मई है, जून है और जुलाई है। मई 11 मई बेटे आपके सेशन का अगर मैं देखूं तो किसी हद तक मिड बन रहा है, किसी हद तक। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे अगर आप रिजल्ट का वेट करते रहे कि अच्छा भाई जब रिजल्ट आएगा मैं फिर पढ़ना शुरू करूंगा, कि रिजल्ट देख लूं फिर पढ़ना शुरू करूंगा, तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि करीबन करीबन आधा सेशन आपने गुजार दिया, जिसे कहें कि इंतजार की हालत में। अच्छा कोई नहीं, अब वो बच्चे मैंने देखा है बड़ा अजीब मामला होता है, क्लास में तवज्जो पूरी नहीं देते, उनसे सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें, उसको वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते, चीजों को प्रॉपर, वो नजर आ रहा होता है कि ये लोग नहीं पढ़ रहे संजीदगी से। और ये चीज बेटे इंतहाई खतरनाक, जो जितना अर्ली शुरू कर देगा पढ़ना, उसको बेटे उतनी ज्यादा मर्तबा चीजों को रिवाइज करने का मौका मिल जाए। अगर मैं आज पढ़ना शुरू कर दूंगा तो माइट भी पॉसिबल बेटे डेली शायद मुझे 2 से 3 पेजेस पढ़ने पड़े। मैं एक महीना ठहर के शुरू करूंगा तो बेटे माइट भी पॉसिबल मुझे डेली के 7-8 पेजेस पढ़ने पड़े। अगर बेटे मैं 3 माह या 2 माह वेट करने के बाद तो मे बी मुझे डेली के कोई 20 से 25 पेजेस, और आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट तो एनरोल नहीं करवाया था, सब्जेक्ट तो बेटे इससे भी ज्यादा मौजूद हैं। जी सलमान, सलमान बेटा हैंड रेज मेरा ख्याल है आपका। सलमान इकबाल, रोल नंबर 796। सर वो गलती से हो गया था, सॉरी सर। अच्छा जी,
इससे बेटा सारा ना वो जो सीक्वेंस है ना डिस्कशन का वो जरा ब्रेक हो जाता है। और तो कोई अल्टीमेटली आप हैंड रेज करेंगे तो बेटा मैंने तो लाजमी बात है सुननी ही है आपकी बात। चलें खैर। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि अब ये देखें ना, बात भुला दी आपने कि क्या मैं डिस्कस आपके साथ कर। अच्छा हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि बेटे जितना टाइम आपके पास अवेलेबल होगा आप उतना बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे चीजों को। और लाजमी बात है जितनी मर्तबा चीजें, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट में बेटे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चीजों को समझना एक इशू है, और बेटे समझी हुई चीजों को रिटेन करना उससे बड़ा इशू है। चैप्टर नंबर हमने 4 पढ़ा फॉर एग्जांपल, 4 पढ़ लिया, याद कर लिया, हर चीज मुतमईन ओके हो गई। 15-20 दिन के बाद हमने वही चैप्टर दोबारा निकाल के खोला तो ऐसे लग रहा है कि शायद जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहे हैं। ठीक है, चीज में दिमाग में कोई चीज ही नहीं आ रही। तो अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, वो आएगी कंसंट्रेशन से, क्वेश्चंस पूछने से, चीज को समझने से। लेकिन जो बेटे रिटेंशन है वो आएगी रिवाइज करने से। नमाज बेटे दिन में 1 मर्तबा भी पढ़ी जा सकती थी, कोई ऐसा 5 मर्तबा क्यों पढ़ाई जाती है? चीजें रिवाइज हों, क्योंकि जितनी ज्यादा रिवाइज होंगी उतने अच्छे तरीके से रिटेन्ड रहे। तो बेटे इस जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम को देख के तो मेहरबानी करके डिसीजन अपना ये रखिएगा कि बस आज पढ़ाई शुरू हो गई तो बस आज हमने पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, रिजल्ट अल्लाह करे कि आप कामयाब हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता बेटे अगर कामयाबी नहीं भी होती तो सब्जेक्ट तो यही चीजें तो यही रहनी है। इल्म जो है, पढ़ा हुआ इल्म, समझा हुआ इल्म, वो कभी जाया तो होना नहीं है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि वेट ना करते रहिएगा, सोचते ना रहिएगा कि अच्छा जी ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा। और एक बात याद रखिएगा कि हालात जो है ना बेटा कभी भी मुकम्मल तौर पर फेवरेबल नहीं होंगे, कभी भी। ठीक है, इन अनफेवरेबल हालात के अंदर ही रहते हुए फैमिली के मसले मसाइल चलते रहेंगे, रिश्तेदार उनके बच्चे पैदा भी होते रहेंगे और उनकी शादियां भी होती रहेंगी, और कुछ बुजुर्ग रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म से इस जहान से गुजरते भी जाएंगे। लोड शेडिंग भी होती जाएगी, गर्मी भी पड़ती जाएगी, कन्वेंस के मसाइल भी होंगे और 36 तरह के मसले मसाइल होंगे। इन आप अगर आप मैं अब वेट करूं कि यार हर चीज बिल्कुल ठीक हो तो फिर मैं पढ़ना शुरू करूं, तो फिर तो बेटे वो मुमकिन ही नहीं है। इन अनफेवरेबल हालात में ही हमें अपना रास्ता बनाना है। तो ये ना सोचते रह जाइएगा कि अच्छा जी रिजल्ट आए तो फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। बस आज क्लास शुरू हो गई और खुदा ताला का नाम लेके थोड़ा थोड़ा मेरी आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से भी ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा। बाज मर्तबा इस चक्करों में थोड़ा सा सेशन भी लेट हो जाता है, लेकिन बेटा कभी ना मैंने चीजों को ओवर एक्सेलरेट करना मुझे, या ऐसा जब तक बच्चे मुतमईन ना हो जाएं अच्छा जी ओके है जी हमारी तरफ से, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हम चीजों को आगे बढ़ाएं। सो बहुत तसल्ली और सुकून से हम चलेंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों को। हाँ बस कोशिश आप ये कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बस उस थोड़े थोड़े को डेली बेसिस के ऊपर आप रिवाइज करते जाइएगा। वीकेंड के ऊपर जाके पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा और इंशाल्लाह चीजें अच्छी रहें। राइट अपर कॉर्नर के ऊपर अगर आप एक बेटा ब्लॉक देखें तो वहां आपको इवेंट्स नजर आएंगे कि इस सेशन के अंदर, ये सेशन जो है ना ये हमारा आप कहें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सेशन होता है। रमजानुल मुबारक भी तकरीबन 13-14-15 अप्रैल के करीब करीब कहीं शुरू होने का इम्कान है। और कुछ लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरह से हिम्मत है उनकी, वो कहते हैं जी हम रमजान में थक गए और ये हो गया और फलां हो गया। अब तो अप्रैल के महीने में आ रहे हैं, मौसम भी इंशाल्लाह उतना सख्त नहीं होगा, और अगर सख्त हो भी तो बेटा क्या फर्क पड़ता है, इबादत है इंशाल्लाह और वो करनी ही है। तो हम तो बेटे उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने रमजान में जिहाद भी लड़े रोजे रख के,
ठीक है, जंगें भी लड़ी, जिहाद भी लड़े और सारे मामलात अपने चलाए। तो रमज़ानुल मुबारक जो है, मेरा ख़्याल है कि अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस पे फ़र्क डाले कि जी हम अब रोज़ा रखा है, जी अब हमसे जागा नहीं जा रहा, अब हम ये हो रहा है, अब वैसे हो रहा है, अब यूँ हो रहा है, तो बेटा ये तो मेरा ख़्याल परेशानी की बात होगी। इबादत है, वो इबादत अलहदा मामलात हैं, ये दुनियावी मामलात हैं और कभी भी मेरा ख़्याल है आई कैप में अगर आप कहीं उज़र ये दें कि भई चूँकि रोज़े थे, तो मुझसे सही तरह पढ़ा नहीं गया, तो मेहरबानी करके इस मर्तबा मुझे एज़ाज़ी तौर पर पास जो है वो कर दिया जाए। तो इस तरह का तो बेटा कुछ मामला नहीं होगा ना। आई कैप कहेगा कि जी रोज़े तो आपने रखे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हमें अगर राज़ी करना है, हमें तो पेपर में शीट के ऊपर जो परफ़ॉर्मेंस है वो अपनी दिखाओ। तो इसलिए बेटा रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ ये कहें कि इसे बाइसे बरकत समझिएगा अपने लिए और परफ़ॉर्मेंस कम करने की बजाय परफ़ॉर्मेंस को मज़ीद बढ़ाइएगा। ईद उल फ़ितर अब ईद उल फ़ितर में बेटा एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये हो रही है कि ईद जो है वो तकरीबन उसी हफ्ते में आ रही है जिस हफ्ते में आपका रिजल्ट है। ठीक है ना? 11 को ट्यूसडे को रिजल्ट आएगा और उससे बिल्कुल 1 आधा दिन छोड़ के आगे ईद की उसी वीक में तो तकरीबन बेटे अप्रैल का 1 वीक जो है हमारा वो स्लॉट निकल जाएगी। मतलब असम्पशन मैंने ले ली है 1 वीक की क्योंकि नॉर्मली ये होता है ट्यूसडे को बेटे रिजल्ट आता है तो मंडे को ना क्लास ऑफ होती है 1 दिन पहले ताकि स्टूडेंट जो हैं वो ज़रा लाज़मी बात है कंसंट्रेशन करना ज़रा मुश्किल होती है। तो मंडे और ट्यूसडे तो रिजल्ट की वजह से ऑफ होगी और आगे अगर ईद की 2-3 छुट्टियां हो जाती हैं तो इसलिए मैंने फिलहाल ये एज्यूम कर लिया है कि अप्रैल का वो जो वीक है जो सॉरी मई का अप्रैल कह रहा हूँ मई का जो बेटे वीक है जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है 10, 11, 12, 13, 14 वाला वो वाला वीक मैंने पूरा ही एज्यूम कर लिया है कि हमारा फ्री होगा। उसमें क्लासेस जो है वो हमारी नहीं होंगी। हाँ, वैसे हम अपने तौर पर ज़रूर स्टडी करते रहेंगे और इसी तरह से बेटे करीबन जाके आप कहें कि जुलाई में ईद उल ज़ुहा जो है वो गालिबन कोई एग्ज़ैक्ट अगर मुझे याद नहीं कोई 20-21 के करीब कहीं उसका भी यानी जुलाई के महीने में ही वो हो रही है। आशूरा आगे निकल जाएगा। 3 मेन इवेंट्स जो हैं वो इसमें आएँगे। रमज़ानुल मुबारक होगी, ईद उल फ़ितर का 1 हफ्ता हम निकाल देंगे और इसी तरह 1 हफ्ता हम ईद उल ज़ुहा का निकाल देंगे। वो बेटे हफ्ते से कम ही होगा। मैंने मैक्सिमम हफ्ता एज़्यूम किया हुआ है। नॉर्मली 2-3 छुट्टियाँ, लेकिन बाज़ मर्तबा ये होता है कि बेटे वो छुट्टियाँ वीकेंड के साथ इस तरह से क्लब हो रही होती हैं कि फिर वो तकरीबन पूरा हफ्ता ही फिर एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ वो ट्रैवलिंग की होती है कि बच्चे जो हैं वो दूसरे शहरों से होते हैं और उन्होंने ट्रैवल करना होता है और कोरोना की वजह से आजकल वैसे भी ज़रा थोड़ी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी सम टाइम तो अल्लाह करे कि तब तक हालात और बेहतर हो जाएँ और चीज़ें कुछ और आसान हो जाएँ। तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 वीक जो हैं वो एज़्यूम किए हैं। 1 वीक मई में मैंने एज़्यूम किया है कि हम क्लासेस नहीं करेंगे और 1 वीक मैंने जुलाई में एज़्यूम किया है ईद उल ज़ुहा का और जैसा मैंने अर्ज़ किया ज़रूरी नहीं है कि वो वीक हो वो 2 या 3 छुट्टियाँ भी हो सकती हैं। तो ये हमारा इवेंट्स हैं और ये हमारा सेशन है। अब थोड़ा-सा ज़रा असल बात की तरफ आते हैं कि ये अभी तक तो हमने तय कर लिया कि भाई सेशन के अंदर होगा कि क्या-क्या होगा, किस कब सेशन शुरू होगा, कब क्लोज़ होगा, टाइम फ्रेम हमें पता चल गया। लेकिन बेटा इस चीज़ को इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना मैं इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ जो हैं, बुनियादी प्रॉब्लम्स जो हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जैसा बेटा एक डॉक्टर इलाज करता है, तो डॉक्टर भी इलाज करने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को देखता है कि यार मुसीबत हो क्या रही है। तो सबसे पहले बेटे हम ज़रा प्रॉब्लम्स को कंसंट्रेट कर लें और रिक्वेस्ट है मेरी तमाम स्टूडेंट से, जो इस वक़्त मीटिंग में मौजूद हैं कि बेटे फ़ोकस्ड रहिएगा। रीज़न उसके बिहाइंड क्या है कि ये आप लोगों के ही बेनिफिट के लिए ये सारा मामला, अदरवाइज़ तो फिर मैं शुरू करता और हम इमीडिएटली मामलात को जो है वो पढ़ाई की तरफ ही लेके चलते, आप लोगों के बेनिफिट के लिए।
सबसे पहला जो बेटे इशू इस सब्जेक्ट में आता है ना, जरा ये इशू सुन के शायद इनिशियली आपको थोड़ी सी हंसी भी आए कि बेटे इस सब्जेक्ट को ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वल्ला आलम क्यों एक यतीम और एक मस्कीन सब्जेक्ट मानते हैं। रीजन आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। बड़ा ही यतीम और बड़ा ही मस्कीन सा सब्जेक्ट इसे एज्यूम कर लेते हैं। यतीम और मस्कीन मैं क्यों कह रहा हूं कि बेटे हमेशा इस सब्जेक्ट को ना बच्चे पता नहीं क्यों एक तीसरे दर्जे का शहरी और पहले दर्जे के शहरी जो हैं वो अकाउंटिंग वगैरह, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वगैरह, और इस तरह के जो सब्जेक्ट दूसरे दर्जे के शहरी ये लॉ के जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। तो फिर तीसरे दर्जे का शहरी, हालांकि बेटा ये भी कैफ का ही एक पेपर है, ठीक है, इसके भी बेटे 100 ही मार्क्स हैं। ये क्वालिफाई करेंगे ही तो कैफ क्वालिफाइड कहलाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे क्या करते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है? तो भाई हमें इस तरह से अंदाजा होता है कि बच्चों से अगर पूछे ना कि बेटा कल जाके पढ़ा, वो नहीं सर मैं अकाउंटिंग कर रहा था। हाँ भाई पढ़ा, नहीं सर वो टैक्स का एक न्यूमेरिकल था मैं तो वो कर रहा था। अच्छा भाई फलां दिन इसका टेस्ट ले ले, नहीं 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 सर फलां दिन तो हमारा अकाउंटिंग का टेस्ट है, फलां दिन तो हमारा लॉ का टेस्ट है। फिर बच्चे एक और बड़ा खूबसूरत काम करते हैं, एनरोल इसे करवा लेते हैं और उसके बाद एज अ साइड किक इसको चलाते चले जा रहे हैं। अब उसका बेटे नुकसान क्या होता है इस सब्जेक्ट को यतीम और मस्कीन समझने का, कि ये सब्जेक्ट ना फिर दरमियान में अटका रहता है, ना थूका जाता है ना निगला जाता है, यानी ना ये पास होता है और ना इससे जान छूटती है। तो सबसे पहला ये मिस्टेक आपसे पहले स्टूडेंट्स करते रहे हैं, आपने नहीं करनी, कि बेटा ये भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। और अभी मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूं ये बाकी सब्जेक्ट से जरा थोड़ा सा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? रीजन नंबर 2 देखिएगा जरा, रीजन नंबर 2 देखिएगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में बेटे उसने आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछना है सब्जेक्ट मैटर, लॉ का कोई सेक्शन, अकाउंटिंग की कोई एंट्री, अकाउंटिंग का प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस सब्जेक्ट में मुसीबत आप टैक्स में लिख रहे हैं, वो देखिएगा कि भाई लॉ के मुताबिक इसने बात सही लिखी है, स्पेलिंग, ग्रामर और कंप्रीहेंशन की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर बेटा वो गौर नहीं करेगा। इस सब्जेक्ट की मुसीबत क्या है कि बेटा सब्जेक्ट मैटर भी और साथ उसने स्पेलिंग भी और ग्रामर भी। अब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है और साथ साथ ये देख रहा है कि बच्चे ने एक लाइन में 10 जगह गलत स्पेलिंग लिखे हैं। भाई लाइन उसने पढ़नी तो है ना, और लाइन पढ़ते पढ़ते उसको अंदाजा हो जाएगा कि स्पेलिंग भी गलत लिख रहा है और इज एम आर की और हैव हैड की और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म की और प्रपोजिशंस की गलतियां भी कर रहा है। तो बेटे इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि बीइंग अ स्टूडेंट आपका इमेज नीचे हो जाएगा उसकी नजर में। फिर जो सब्जेक्ट मैटर आपने लिखा है उसमें अगर उसने आपको 8 नंबर देने होंगे तो बेटा वो 6 नंबर देगा। और रीजन उसके बिहाइंड क्या है कि उसकी एक थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि यार ये बच्चा कैफ लेवल पे पहुंच गया है, इसने बिजनेस कम्युनिकेशन क्वालिफाई किया है, इसने फंक्शनल इंग्लिश क्वालिफाई की और अभी तक इसको इज़एमआर का नहीं पता या अभी तक इसको स्पेलिंग का सही तरीकेकार। तो ये सब्जेक्ट जो है मेरे हिसाब से बेटे, एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा प्लीज जरा, कॉल है।
जी बेटा, तो बात हम ये कर रहे थे, सर कयूम आए थे, उनसे कुछ बात करनी थी जरूरी। तो बात बेटे हम ये कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत बेटे खतरनाक है थोड़ा सा, कि उनमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स की, आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की, तो जो एग्जामिनर है वो उस चीज का बेटा पूरा रिफ्लेक्शन आपके मार्क्स के ऊपर देगा। तो इन 2 पॉइंट्स को बेटा ज़हन में रख के एक बेसिक चीज, ख्याल अपना बेसिक एक डेवलप कर लीजिए कि इस सब्जेक्ट को कभी भी यतीम और मस्कीन नहीं समझना। अगर इसे क्वालिफाई, अगर क्यों इसे क्वालिफाई हमने करना है चूंकि इस अटेम्प्ट में, तो जो इस सब्जेक्ट की प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड है वो हमने इसे प्रोवाइड करना है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है ये, और ये स्पेशल बेटे उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अभी ये मतलब एफएससी वगैरह की, इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, उसके बाद तकरीबन बेटा 6 महीने वो लोग इन्वॉल्व रहे हैं सीबीई एग्जाम्स में, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में। अब सीबीई एग्जाम्स में बेटा जो एक सबसे बड़ा जो मसला हमें दरपेश होता है वो ये होता है कि इन एग्जाम्स की वजह से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बड़ी मुतासर होती है। देखिए बेटा, ह्यूमन बॉडी जो है आपका, आप राइट हैंडर हैं या लेफ्ट हैंडर हैं, जो भी है, बहरहाल एक हाथ है और वो कॉम्बिनेशन है मसल्स का। अब अगर उन मसल्स को बेटे आप डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, लिखने की आदत नहीं डालेंगे, अब जरा जहन में ख्याल रखिएगा कि आपने पेपर में 3 घंटे लिखना है, बीच में बेटे 2-2 4-4 मिनट की आप जो ब्रेक लेंगे उसको अगर मैं निकाल भी दूं तो चले कम अज कम 2.25 घंटे तो लिखना है। 15 मिनट की अगर मैं ब्रेक्स भी लगा लूं तो कम अज कम 2.25 घंटे आपने मुसलसल शीट के ऊपर लिखते चले जाना है, लिखते। आपके बाजू के मसल्स में इतनी एनर्जी और इतनी प्रैक्टिस और इतनी कैपेसिटी, आप ये सोचें कितना मुश्किल हो जाता होगा एक स्टूडेंट के लिए कि उसको चीज सारी याद है, सामने जो पेपर में सवाल नजर आ रहा है वो सवाल उसको पूरा क्लियर है, लेकिन बेटा जब उसको वो लिख रहा है, अब लिख लिख के जो कि प्रैक्टिस नहीं है, पहले आधे पौने घंटे में हाथ इतनी बुरी तरह थक चुका है, बाजू और कंधा इतनी बुरी तरह से थक चुका है कि अब बेटे लिखने में एक तो राइटिंग गंदी होती चली जा रही है और दूसरा लिखने की स्पीड कम होती चली जा रही है। और यकीन मानिए कि बड़ी तकलीफ होती है जब बंदा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके देखता है कि यार ये सब सवाल तो मुझे आता था लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं इसे अटेम्प्ट नहीं कर सका। तो सेकंड बहुत बड़ा इशू वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है बेटे हमारी सीबीई की वजह से ना काफी कम हो जाती है, वीक हो जाती है, और हमने जिसे कहें कि इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि अपनी वो जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसको हमने किस तरह से इम्प्रूव करना है। चौथा प्रॉब्लम हमारी बेटे कन्वेंशनल स्टडी है, या आप कह लें कि हमारा कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक बहुत बड़ी मेरे बच्चे रुकावट है। खसूसन वो बच्चे जो बेटे एफएससी के बाद, एफएससी क्वालिफाई करने के बाद आते हैं इस डिसिप्लिन में, अब या इवन आईकॉम या आईसीएस वगैरह भी अगर मैं कहूं, तो बेटे हमारे निजाम में क्या है, हम लोग बिलीव करते हैं कि जितनी ज्यादा शीटें भरी हुई होंगी, जितनी ज्यादा हेडिंग्स लिखी हुई होंगी, और जितना हमने मार्कर का एक्सेसिव यूज किया होगा और हेडिंगें बना बना के, यानी नॉर्मली हम बच्चों से सुनते हैं ओ जी एक सवाल जी मैं उसकी 25 हेडिंग्स लिख के आया हूं, अगला कहता है नहीं फिर मैं तो उसकी 30 हेडिंग्स लिख के आया हूं, और जो जितनी ज्यादा हेडिंग्स लिख के आया होता है और जितनी ज्यादा एग्जाम में उसने एक्स्ट्रा शीटें लगाई होती हैं, लोग उसको बड़ी अकीदत की नजर से देख रहे होते हैं कि ये पीरो मुर्शद तो कमाल करेंगे। यहां बेटे निजाम बिल्कुल उलट हो जाता है। सीए, आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर एतराज क्या लिखता है कि जी एवं ही बच्चे फजूल ही हेडिंग्स लिखते जाते हैं।
वो चीज हमने पूछी भी नहीं होती, वो हमारा क्वेश्चन भी नहीं होता, वो हमारी डिस्कशन भी नहीं होती। बच्चे बिला वजह हेडिंगें लिख लिख के फजूल जो है वो अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर बेटे हो सकता है सीए के अंदर, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी जब प्रैक्टिस करवाऊंगा, कि बेटे यहाँ एक बड़ा ही सिंपल सा मामला है कि अगर 5 नंबर का सवाल है तो जरूरी नहीं है कि मैंने उसके लिए 10 लाइनें लिखनी है। 5 नंबर के सवाल का जवाब 3 लाइनों में भी हो सकता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। और बच्चों को ये बात हजम करने में बड़ी तकलीफ होती है। नहीं सर ये कैसे, सर 5 नंबर का सवाल है, सर थोड़ा आधा को सफा तो लिखना चाहिए। भाई क्यों लिखना चाहिए? जो चीज उसने पूछी है मैंने उसको बड़े ही कंसाइज फॉर्म में 2-3 लाइनों में उसका जवाब दे दिया, बात खत्म हुई। जो कुछ मैं उसको बताना चाह रहा था, जो वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने उसको बता दिया। बच्चों को ये चीज समझने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, खसूसन जो साइंसेस बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग आदी हैं चीजों को लंबी लंबी तफसील में लिखने के, कि जिसे आई के बेटे इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। तो बेटा हमने पढ़ने से पहले जरा इस चीज का ख्याल रखना है कि एक तो इस सब्जेक्ट को हमने, जो इसका बेटे ड्यू टाइम है, जो ड्यू एफर्ट है, वो पूरी हमने इस सब्जेक्ट को देनी है, पहली बात। दूसरी बात बेटे कोशिश करनी है कि हमने डेली बेसिस के ऊपर, बेशक आधा सफा लिखें, बेशक पौना सफा लिखें, बेशक एक सवाल लिखें, हमने कुछ ना कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी, क्योंकि उसके बगैर बेटा 2-2.5 घंटे, 2.25 घंटे मुसलसल लिखते चले जाना पेपर में पॉसिबल नहीं होगा। और अगर बेटे आप मुसलसल 2.5-3 घंटे ना लिखते रहे तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो सक्सेस के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। जो दूसरी चीज बेटे हमने समझनी है वो हमारे पास, अब पहला तो हमने ये तय कर लिया ना कि मसले क्या क्या आने हैं। अगली जो बेटे चीज हमने तय करनी है वो ये हमने देखना है कि भाई हमने पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने में जो मसले मसाइल आएंगे वो तो चलें अपनी जगह, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ जरा बात करने लगा हूं व्हाट के हवाले से कि क्या क्या पढ़ना है हमने। तो हमारा बेटे ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है बुनियादी तौर पर ये 2 पोर्शंस पर मुश्तमिल है। एक पोर्शन है बेटे बिजनेस मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट, और जिसमें बेटे आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4, और फिर बेटे एंड के ऊपर चैप्टर नंबर 11 जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का, ये 5 चैप्टर्स जो हैं ये शामिल है बेटे बिजनेस मैनेजमेंट में। पहला हिस्सा है हमारा। और जो बेटे दूसरा हिस्सा है जिसे आप नाम देते हैं बिहेवियरल स्टडीज का, इसमें मेरे बच्चे हमारे शामिल हैं चैप्टर नंबर 5 कल्चर से लेके तकरीबन चैप्टर नंबर 10 तक। बुनियादी तौर पर है सारा बिजनेस में। जो बिहेवियर स्टडीज है ना बेटे, बिहेवियर मैं जब समझाऊंगा तो बताऊंगा, बिहेवियर स्टडीज भी बेसिकली मैनेजमेंट ही होती है, ये अलहदा नहीं है। लेकिन जरा होता है कि फोकस थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाता है चीजों के ऊपर। तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आप कहें कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 4, और चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 10। अब जो बेटा मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, इस प्रेजेंटेशन के आप पेज नंबर 2 पे अगर तशरीफ लाएं ना, सेकंड पेज के ऊपर अगर आप तशरीफ लाएं, तो यहां बेटे एक देखिएगा, एक एनालिसिस मैंने आपके सामने प्रोवाइड किया है। ये एनालिसिस आपकी पहली जो अटेम्प्ट है ऑटम 2014 से लेके जो आपकी बिल्कुल इमीडिएट जो अटेम्प्ट गुजरी है स्प्रिंग 2021, ये टोटल बेटे 7 साल हैं और 21 अटेम्प्ट्स का, सॉरी 14 अटेम्प्ट्स का ये पूरा एक नक्शा
मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। पहला चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का, फिर चैप्टर है बेटे बिजनेस एनवायरनमेंट का, फिर चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, फिर चौथा चैप्टर है मैनेजमेंट चेंज का, मैनेजिंग चेंज का। तो ये बेटे चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक ये जो हिस्सा है ये बिजनेस मैनेजमेंट का। और उसके बाद फिर बेटे कल्चर, और कल्चर के बाद एम्प्लॉय बिहेवियर, और उसके बाद मोटिवेशन, और फिर उसके बाद लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये बेटे पोर्शन है आपका बिहेवियर स्टडीज का। और उसके बाद एंड पे आप देखें तो मैनेजमेंट का एक और चैप्टर आपको नजर आएगा, दैट इज MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अगर आप बेटा थोड़ा सा जरा जो हमने शुरू में बात की थी स्मार्ट स्टडी की, थोड़ा सा बेटा अगर आप गौर करें ना, तो MIS के चैप्टर में ये हमारा टॉप ऑफ द रैंक चैप्टर है। इस चैप्टर में हर अटेम्प्ट में सवाल आया है, हर अटेम्प्ट में। और अगर आप थोड़ा सा बेटे गौर करें तो बड़ी अच्छी वेटेज के 14 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर का सवाल हर मर्तबा आता है। ठीक होगी बात? ये चैप्टर। इसी तरह से बेटे अगर आप मोटिवेशन के चैप्टर को थोड़ा सा गौर करें तो मोटिवेशन का चैप्टर भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट है कि सबसे कोई अटेम्प्ट मिस नहीं हुई, हर अटेम्प्ट में सवाल आया है। और बेटे अगर आप गौर करें 17 नंबर का सवाल, 9 नंबर का, 13, 17 नंबर, 21 नंबर, फिर 21 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 24 नंबर, और इवन बेटे अगर आप देखें तो आपकी लास्ट अटेम्प्ट में भी 20 नंबर का। यानी गौर करने वाली बात क्या है बेटा, अब आपको ना उम्मीद है कि स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि अगर आपको पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए तो बेटे ऑन एवरेज 30 नंबर, 15% मोटिवेशन और 15% MIS। पास होने के लिए अगर 50% मार्क्स चाहिए तो बेटा 30% मार्क्स तो ये 2 चैप्टर ही आपको दे जाएंगे। ठीक है, यहां से 2 बातें समझनी है। पहली बात, जिनकी ये वो चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हमने तवज्जो ज्यादा देनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर छोड़ देने हैं। कोई पता नहीं बेटा अगली अटेम्प्ट में वो इसमें से सवाल ना पूछे। अगर बेटा आई कैप ने सवाल ना पूछा, आई कैप ने ट्रेंड चेंज कर दिया, तो भाई उसका सर तो नहीं फाड़ देंगे ना, खुदा ना खास्ता। सो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। हाँ, करना क्या है कि इन पे तवज्जो जरा थोड़ी सी ज्यादा रखें। अगर 10 घंटे पढ़ना है तो ज्यादा आवर्स जो है वो हम इन्हें दें। और अगली बात बेटा ये देखिएगा, जो हौसले वाली बात है कि बेटा इस पेपर को पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग आपको कहें। ये देखिए मैंने आपके सामने रखी है बात, 50% चाहिए पास होने के लिए, 30% सिर्फ 2 चैप्टर्स में से मिल गया है, 30%। ठीक है, सो इतना। अच्छा, इसी तरह से एक स्टेप और आगे बढ़े तो बेटे चैप्टर नंबर 3 पे आइएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर अटेम्प्ट में सवाल आया है, लेकिन वेटेज जरा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सवाल जरूर आता है हर अटेम्प्ट में। 12 नंबर ये कंट्रीब्यूट कर गया। और फिर उसके बाद ये बेटे 3 चैप्टर वो हैं, MIS, मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से हर अटेम्प्ट में से क्वेश्चन आना ही आना है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन चैप्टर्स को तो किसी सूरत में, इन चैप्टर्स में मौजूद किसी भी टॉपिक तो छोड़ें, एक लाइन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये लाइफ सेविंग चैप्टर्स। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर आपके ये 3 चैप्टर्स तैयार हैं तो 15 और 15 30, और 30 और 12 42, 42% मार्क्स तो आपने बेटे कवर कर दिया। ठीक है, हौसले के साथ बिल्कुल देखते जाइए। ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से हर दफा सवाल आना है। इसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से बेटे उसने सिर्फ 2 अटेम्प्ट, सॉरी एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से बेटे आज तक सिर्फ
एक अटेम्प्ट लैप्स हुई, और वो है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 10, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक ग्रे एरिया है, अदरवाइज 14 में से 13 अटेम्प्ट्स में सवाल आया है, और हर अटेम्प्ट में बेटे अगर आप गौर करें तो यहां भी अच्छी वेटेज का सवाल आ रहा है, 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितने हो गए थे? 42%, और 10 ये भी शामिल कर दीजिए तो हो गया 52%। चैप्टर अभी तक कितने हुए हैं? 4, MIS का, मोटिवेशन का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये वो 3 चैप्टर हैं जिनमें से हर दफा सवाल आ रहा है, और ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे 42%। 10% बीच में शामिल कर लें नेगोशिएशन का, इसमें सिर्फ एक दफा उसने अटेम्प्ट छोड़ी है, अदरवाइज हर मर्तबा। ये सेकंड लेवल आ गया, ठीक है, जिसमें एक दफा सवाल छूटा है। फिर उसके बाद बेटा तीसरा लेवल देखें, वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इनमें से सिर्फ 2-2 मर्तबा उसने छोड़ा है, यानी 2-2 अटेम्प्ट्स लिया उसने। पहला लेवल हमने क्या देखा भाई? वो चैप्टर जिनमें से हमेशा सवाल आता है। दूसरा लेवल हमने क्या देखा भाई? वो चैप्टर जिसमें से सिर्फ एक दफा अटेम्प्ट लैप्स हुई है। तीसरा बेटे समझिएगा, वो चैप्टर जिनमें से सिर्फ 2 दफा उसने अटेम्प्ट लैप्स की, और वो अगर आप गौर करें तो बेटे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और बिजनेस एनवायरनमेंट 14% और 12%। और फिर बेटा इसके बाद अगर आप देखें तो चैप्टर आता है बच्चे लीडरशिप का, जिसमें 3 अटेम्प्ट्स लैप्स हुई। ठीक है, हर अटेम्प्ट में सवाल आ रहा है सिर्फ 3। पहला लेवल कोई अटेम्प्ट लैप्स नहीं हुई, दूसरा लेवल एक अटेम्प्ट लैप्स हुई है, तीसरा लेवल 2 अटेम्प्ट्स लैप्स हुई हैं, तीसरा चौथा लेवल जिसमें उसने लीडरशिप का चैप्टर बता रहा हूं, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%। 52 पहले हो गए थे, 10 ये शामिल कर लीजिए तो 62%। अच्छा, और इसका मतलब बेटे क्या हुआ ये देखिएगा जरा। अब थोड़ा सा ना जमा तफरीक करते हैं, आप भी अपने पास सामने कैलकुलेटर रखिएगा और करिएगा जमा। MIS के बेटे 15%, मोटिवेशन के 15%, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का 12%, नेगोशिएशन का 10%, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का 14%, बिजनेस एनवायरनमेंट का 12% और 10%। तो बेटे 15 + 15 30, और उसके बाद 30 और फिर 24, हमारे पास 54 हो गए। 54 और 10 64 हो गए। 64 और 10 हमारे पास हो गए 74%, और 74% में बेटे 14% अगर मैं मैनेजमेंट का भी शामिल कर दूं। जरा ये जमा तफरीक, यार मैथ्स जरा मेरा ना कमजोर है, ये जरा बताइएगा ग्रुप में बेटा कितने परसेंट हो गए टोटल? MIS, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट और लीडरशिप। जी बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर्स। तो बेटे अगर मैं 7 चैप्टर्स को पूरी तवज्जो और तसल्ली से कर लूं, तो इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि बच्चे ही बता रहे हैं कि 88% मेरा पेपर जो है वो इन 7 चैप्टर्स में से कवर हो जाता है। टोटल कितने चैप्टर्स हैं सर? टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 चैप्टर्स में से बेटे मेरा कवर हो गया 88%। कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं लग रही। और कौन सा सब्जेक्ट मेरे बच्चे इतनी सहूलत ऑफर करता है कि आप 11 में से आप 7 चैप्टर कर लें और आपका 88% पेपर कवर हो जाए। और ये बेटा सारी जो मैं आपके सामने कहानी आपको सुनाई है, ये फेसबुक की तरह लफ्जी कहानी नहीं है, एक दफा का जिक्र है ऐसा हुआ नहीं। कॉन्क्रीट डेटा आपके सामने बेटे अवेलेबल है, 14 अटेम्प्ट्स का, 7 सालों का, और आप इस डेटा को कहीं से भी एनालाइज और कंफर्म कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि यार जितना लोगों ने मशहूर किया हुआ है ना कि मर गए BMBS नहीं पास होता, BMBS नहीं पास होता,
ये बेटा उतना अजाब नहीं है। 11 में से 7 चैप्टर्स में से आपका 88% पेपर, हाँ बाकी आपके 4 चैप्टर रह जाएंगे। उन 4 चैप्टर्स के ऊपर बेटे आप गौर करें तो थोड़ा सा ना आई कैप कभी क्वेश्चन दे देता है, कभी नहीं देता, कभी क्वेश्चन दे देता है, कभी नहीं देता। तो उन 4 चैप्टर्स को भी हम बहुत तसल्ली और तवज्जो से इंशाल्लाह करेंगे। कहीं पे भी आप लोगों को कोई कमी खुदा ताला के हुक्म से ऐसी महसूस नहीं होगी कि जी सर ने पढ़ाने में कहीं कुछ इस तरह नहीं। मैं आपसे पूरा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे अपने लफ्जों पे कायम रहने की, तो पूरा मैं आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर मेहनत करूंगा। लेकिन बेटा थोड़ा अपने आप को ना एਵੇਂ बिला वजह लोगों की बातें होते सुन के परेशान नहीं हो जाना कि जी मर गए, लुटे गए, ये हो गया और वो हो गया। हम लोग अगर 7 चैप्टर तसल्ली से कर लें तो 88% पेपर तो बेटा यही हमारा कवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह बाकी 4 करेंगे तो रेस्ट ऑफ द पेपर भी कवर करके तो हम लोग पाक परवरदिगार के फजल से अपना पेपर बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो पढ़ाने का बेटा हमारा होगा तरीका, वो सबसे जो एक सिंपल सी चीज है कि हमने सब्जेक्ट मैटर को समझना कैसे है। कोशिश मेरी बेटे ये होगी कि मैं मैक्सिमम जो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसका यार बहुत बिलीवर हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और बड़े ही लाइट से मोहब्बत भरे एनवायरनमेंट के अंदर मैं पढ़ाने का आदी हूँ, और इंशाल्लाह बड़ी आसानी से। और सवाल पूछने पे मैं कोई पाबंदी लगाता ही नहीं हूँ कभी। एक बच्चे का है कि जी ये सवाल, अच्छा जी इस टॉपिक से रेलेवेंट है, इससे पूछ लें। आप मुझसे कहें सर वो पहला चैप्टर दूसरा आपने फला महीने में पढ़ाया था, हाँ जी बेटा। जहां से आप रिवाइज कर रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं, जहां से आपको प्रॉब्लम हो रही है, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी परेशानी के आप मुझसे सवाल करें। सादा सादा एग्जाम्पल्स के जरिए से, ऐसी एग्जाम्पल्स बेटे जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर ऑब्जर्व कर सकेंगे। उन एग्जाम्पल्स के जरिए बेटा मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को क्लैरिफाई करूं और उसको समझाऊं, और मामलात जो है वो आपके लिए जितने ज्यादा आसान कर सकूं। तीसरी चीज, अभी तक हमने पढ़ क्या क्या लिया भाई, इश्यूज क्या क्या आएंगे, पढ़ना कहां से है। अब थोड़ी सी जरा बात को मजीद आगे फैलाते हैं, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर जी पढ़ना कहां से है। हमारे पास हमारे जो हैं वो स्टडी रिसोर्सेज क्या हैं। कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं, जरा फोकस्ड रहिएगा, समझते रहिएगा चीजों को। स्टडी रिसोर्सेज, तो बेटे सबसे जो प्राइम और बेसिक स्टडी रिसोर्स है हमारा, वो बेटा आई कैप का ना स्टडी टेक्स्ट है। ठीक है, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। ये 2019 में जो पहला बेटे पब्लिश हुआ था वो गालिबन 2014 में पब्लिश हुआ था। फिर 4-5 साल आई कैप का हम सर खाते रहे, और कि भाई इसको रिवाइज करो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं। तो फिर 5-1 साल के बाद आई कैप ने इसको रिवाइज किया है। माजरत के साथ बेटा रिवाइज करके भी इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, और आप लोग अक्सर मेरे मुंह से कुछ थोड़ी बहुत शिकायत जो है वो सुनते ही रहेंगे, जो स्टडी टेक्स्ट में हमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये स्टडी टेक्स्ट में बेटा इसकी अगर मैं कुछ बात करूं तो सबसे पहली इसमें चीज क्या है कि चूंकि उन्होंने बुक पब्लिश की है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें बेटे उन्होंने डिटेल्ड टेक्स्ट जो है वो डाला हुआ है। बहुत सारी चीजें, एक्सप्लेनेशंस, और काफी ज्यादा उसने फैला के डाला हुआ है। और इस नए स्टडी टेक्स्ट में उसने एक बहुत बड़ी जंप मारी। उसने क्या किया है कि जी हर टॉपिक के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, और अगर आप बेटा उन एग्जाम्पल्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं उसने मारा हुआ। जो पिछले सालों में बेटे आई कैप सवाल पूछता रहा है उसी की उसने एग्जाम्पल्स बना बना के उसके नीचे लिख दी हैं। पढ़ने पढ़ाने में काफी मसले मसाइल आ रहे थे, तो उन मसले मसाइल को बेटे जरा दूर करने के लिए, उन मसले मसाइल से बचने के लिए हम लोगों ने जो है वो
बेटा जरा थोड़ा सा ना पढ़ने पे फोकस कीजिए, शफकत साहब को फिर देख लेते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, कुछ नहीं होने लगा, अल्लाह खैरियत फरमाएगा। तो जरा फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो दें। तो हमने बेटा उसके फिर प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हमने कोशिश करके एक ये निकाला कि कुछ सेशन पहले हमने कॉलेज के अपने जो नोट्स हैं वो पब्लिश किए। अपने से बेटे मुराद ये है, क्लियरली मैं आपको बताऊं, कोई हमारी अपनी रिसर्च नहीं है आपका स्टडी टेक्स्ट ही, लेकिन उस स्टडी टेक्स्ट को हमने सबसे पहली बात बेटे कोशिश क्या की है कि इसके अंदर ना चीजों को टू द पॉइंट रखा जाए, यानी वो चीजें इसमें लिखी जाएं जो आपने एग्जाम में प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, बजाय इसके कि इधर उधर की तफसीलात। चीजों को बेटे पैराग्राफ की सूरत में लिखने की बजाय कोशिश की है कि उनको नंबर और उनको बुलेट्स की शक्ल में। ये नंबर और बुलेट्स बेटे लगाने का फायदा ये होता है सबसे बड़ा कि न सिर्फ नंबरिंग में चीजों को याद करना भी आसान हो जाता है, स्टूडेंट को भी ज़हन में होता है कि यार 6 पॉइंट हैं जो मैंने याद करने हैं, 7 पॉइंट हैं। और बेटे जब चीजें ऐसे नंबर्ड फॉर्म में या बुलेट्स फॉर्म में लिखी हुई होती हैं तो बेटे एग्जामिनर को भी चेक करना आसान। और ये एक बेसिक असूल हर पेपर के लिए ज़हन में रखिएगा कि आप एग्जामिनर के लिए चीजें जितनी आसान और जितनी अच्छी प्रेजेंट करेंगे, उसको चेक करने में जितनी आसानी होगी, यकीन मानिए साइकोलॉजिकली वो पेपर मार्क्स देने में उतना ही जेनरस होगा, ठीक है, नंबर्स की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में। फिर इसमें बेटे हमने ना एक और छोटा सा एक और काम किया है। कोई भी जब बेटे आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, कोई भी टॉपिक, तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है, या सबसे पहली बात ये आती है कि सर इस टॉपिक के ऊपर आई कैप सवाल कैसे पूछेगा। यानी ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है, इसके ऊपर आई कैप सवाल किस तरह से पूछेगा। तो वो हमने किया क्या है कि उसी टॉपिक के बिल्कुल नीचे, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल हैर्ट्सबर्ग की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हैर्ट्सबर्ग की थ्योरी से रेलेवेंट इन 14 अटेम्प्ट्स के अंदर जितने भी सवाल आए हैं वो हैर्ट्सबर्ग की थ्योरी के बेटे बिल्कुल नीचे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। उससे होता क्या है कि आप पढ़ते हैं, चीज एक अंडरस्टैंड करते हैं, और अंडरस्टैंड करने के बाद इमीडिएटली बाद आपने उसका प्रैक्टिस जो है वो फौरी तौर पर आई कैप के सवालों की सूरत में। जब हम बेटा आई कैप के सवाल, समझिएगा ये बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप आई कैप के बेटे क्वेश्चंस देखते हैं ना, और वो क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, तो नेचुरली बेटा इससे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि यार आई कैप जो पूछ रहा है वो कोई इल्हामी बात नहीं पूछ रहा, या मर्रीख की या कोई अगले जहान की बात नहीं पूछ रहा, इसी स्टडी टेक्स्ट में से ही चीजें पूछ रहा है। तो ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएंगे। फिर इसी तरह से बेटा इसमें एक और छोटा सा, बच्चों ने बच्चे रिक्वेस्ट करते रहते थे, तो इसमें बेटे हमने आई कैप के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, ऑल दो के इन आंसर्स में भी काफी जगह पे मिस्टेक्स हैं या चीजें हैं, लेकिन वो सजेस्टेड आंसर्स जो हैं वो भी नोट्स के एंड के ऊपर जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, होता क्या है कि अभी जैसे मैं नोट्स आपको इंशाल्लाह मंडे तक प्रोवाइड अवेलेबल हो जाएंगे कॉलेज की फोटोकॉपी शॉप से, और आप वहां से मैनेज कर लीजिएगा। तो वो अभी तक आई कैप ने इस पेपर का सॉल्यूशन, अभी कल रात भी मैंने चेक किया था, तो अभी उन्होंने वेबसाइट के ऊपर नहीं डाला। तो इमीडिएट जो अटेम्प्ट है उसका सॉल्यूशन बाद में आ जाता है, बाकी इससे पिछली जितनी भी अटेम्प्ट्स हैं उनके सॉल्यूशन। और फिर एक काम छोटा सा हम इसमें स्टूडेंट्स के लिए और करते हैं कि हम हर चैप्टर के एंड के ऊपर कोई एक आधी एक्स्ट्रा शीट जो है ब्लैंक पेपर्स की सूरत में वो लगा देते हैं। उससे बेटा सबसे बड़ी बच्चों को सहूलत ये होती है कि उन्हें अलहदा से नोटबुक कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेक्चर में जो आप पढ़ते हैं वो आसानी से उसी बुक के ऊपर ही आप नोट कर लेते हैं, ताकि बेटा जब आप एग्जाम से पहले एक रात पहले जब आपने पूरे स्टडी टेक्स्ट को रिवाइज करना है, तो फिर बेटे आपको ना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये बुक देखो, वो वाली नोट को बुक देखो, वो वाली कॉपी देखो, वो दरमियान में वो लेक्चर कहाँ लिखा था वो नोटबुक ही नहीं मिल रही है।
इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। सिंगल पैकेज की सूरत में हर चीज एक ही जगह आपको अवेलेबल होगी। लेकिन यहाँ बेटे एक बात और क्लियर कर दूं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कॉलेज नोट्स को पढ़ना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक हमारी तरफ से एक एफर्ट है छोटी सी बच्चों के लिए। अगर आपको ये फील होता है कि नहीं जी हम स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं, बेटा वहां से पढ़ लीजिए। आपको महसूस होता है नहीं जी लाहौर में वो एक फलां कॉलेज है, उसकी किताब बड़ी अच्छी है, मुझे वहां से याद, बेटा वहां से पढ़ लीजिए। और वहां से या जिस भी किसी स्टडी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, वहां से जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप बगैर झिझक के क्लास के अंदर या क्लास के बाहर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप तसल्ली से मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन मेहरबानी करके महसूस ना कीजिएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं जरूर बच्चों से करता हूं कि बेटा प्रीवियस जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना, मेहरबानी करके उनके नोट्स ना लीजिएगा। बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर, शायद उतनी कीमत में आजकल बेटा एक अच्छा बर्गर या शवारमा भी शायद ना मिलता हो, तो बहुत मुनासिब कीमत के अंदर वो अवेलेबल होते हैं। नई कॉपी लीजिएगा नोट्स की, ठीक है। अब पहला ख्याल जो आपके जहन में आया होगा वो यही आया होगा कि सर का कोई कमीशन तय हुआ होगा फोटोकॉपी वालों से। तो चले बेटे ठीक है, अगर आपको ये लगता है ऐसा आपने सोचना है तो आप अपनी सोच में आजाद हैं। लेकिन एक्चुअली बेटा मैं एम्फसाइज क्यों करता हूं नए नोट्स के ऊपर कि बेटा पिछले बच्चों ने जिससे आप नोट्स मांगेंगे उसने ऊपर अपना कुछ ना कुछ लिखा होगा, उसने अपने हिसाब से चीजों को हाईलाइट किया होगा। हो सकता है बेटे आप जिस जो चीज उसे इंपॉर्टेंट लग रही हो वो आपको इंपॉर्टेंट ना लगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने कॉलेज नोट से पढ़ना है, स्टडी टेक्स्ट तो आपको आई कैप की तरफ से फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल वैसे ही फ्री मिलता है। तो जो कॉलेज नोट्स हैं वो भी बेटा आप फ्रेश कॉपी आई वुड रिकमेंड यू के परचेज कीजिएगा। किसी की यूज की हुई इस्तेमाल ना कीजिएगा, वो मैंने देखा है कि कंफ्यूजन का ही सबब बनती है। नोट्स जो हैं, कॉलेज नोट्स जो हैं, वो इंशाल्लाह मंडे को आपको अवेलेबल होंगे। सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अक्सर बच्चों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि सर ये सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। नहीं बेटा, सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेंगे, हार्ड कॉपी में ही ये अवेलेबल होंगे। अच्छा, थोड़ा सा उसके बाद अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को देखें तो इसके ऊपर बेटे टाइमलाइन की बात है। टाइमलाइन जो है थोड़ा सा तो वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि 24 को शुरू हो रहा है, जुलाई में हमने इसको 31 को हमने इसको खत्म कर देना है, 10 सितंबर को आप लोगों का पेपर है। नीचे अगर आप देखें तो आपको एक आवर्स की एलोकेशन नजर आएगी। मार्च के महीने में तकरीबन 6 दिन हैं और उसके मुताबिक 6 दिन में बेटे जो फिलहाल जो हमारा टाइम टेबल है वो ये चल रहा है कि 4 दिन 1.5 घंटे की क्लास है, 11:30 से 1 बजे, और जुमा वाले दिन 11:30 से 12:30 बजे 1 घंटे की क्लास है। अच्छा, रमजानुल मुबारक में भी बेटा मेरी ना ड्यूरेशन यही रहेगी क्योंकि फिर सिलेबस कवर नहीं होता। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ रमजान में बल्कि एक चीज और हो सकती है कि ये जो 5वां लेक्चर 1 घंटे का है ये भी शायद 1.5 घंटे का हो जाए। तो उस सूरत में ये टाइम आवर्स जो है फिलहाल हमने जो कैलकुलेट किए हैं वो तकरीबन 115 आवर्स हैं। तो इसमें एडिशन जो है वो और हो जाएगी थोड़ी सी। रिक्वेस्ट मैं करूंगा कॉलेज वालों को, क्योंकि 5 जो रूटीन है हमारी वो ये है कि 1.5 घंटे के 5 लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। और जैसा मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं कि एक हफ्ता मैंने स्पेयर किया हुआ है मई के महीने में रिजल्ट और ईद उल फितर के लिए, और एक हफ्ता बेटे मैंने स्पेयर किया हुआ है ईद उल जुहा के लिए जुलाई के महीने में। ठीक होगी बात, वो फिर अकॉर्डिंगली इसमें। और ये सारा प्लान बेटे मैं अर्ज कर रहा हूँ टेंटेटिव है, ठीक है। इसमें वक्त के मुताबिक और हालात के मुताबिक थोड़ी बहुत तब्दीलियां हो सकती हैं। उसके बाद बेटा हमारा आखिरी पोर्शन है आज की डिस्कशन का, आज की बातचीत का, और मेरे हिसाब से बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं आपको यहाँ तक लाने के लिए पढ़ा रहा था। बिल्कुल एंड पे हम पहुंच गए हैं, 4-5 मिनट ऊपर भी हो गए हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बेटे कंसंट्रेशन ना लूज कीजिएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन ही वो चीज है जिसके लिए एक्चुअली हम तैयार हो रहे हैं। ये जितनी भी अभी तक मैंने जो डिस्कशन की है
वो आपको इस आखिरी पॉइंट के लिए तैयार करने के लिए। एग्जामिनेशन बेटे क्या है, सबसे पहली चीज समझिएगा, तकरीबन 3 आवर और 15 मिनट्स। पहले जो बेटे 15 मिनट है ये रीडिंग टाइम के लिए, रीडिंग टाइम कहलाता है। और इस 15 मिनट को बच्चे अपने जहन में ना अच्छे तरह से बिठा लीजिए। मेरा तजुर्बा ये है कि जिस बच्चे ने ये 15 मिनट अच्छे से लगा लिए, समझे उसने आधा पेपर जीत लिया, हाफ वॉर तकरीबन विन कर दी। इन 15 मिनटों में बेटा हम करते क्या है, अपने हाथ में हम हाइलाइटर, मार्कर, पेंसिल कोई चीज रखते हैं, सवाल को पढ़ते जाते हैं और उस सवाल में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हाईलाइट करते जाते हैं। कंपनी का नाम, बंदे का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, थ्योरी का नाम, जो भी चीजें हमें नजर आती हैं। और दूसरा काम जो बेटा हम करते हैं इन 15 मिनट्स में, वो हम ये तय करते हैं कि हमने सवालों को, ये बेटा समझिएगा प्लीज, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आई कैप ना एक बड़ा खूबसूरत काम करता है। पहले दो तीन सवाल है ना, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और 3, वो बेटे पेपर के मुश्किल तरीन सवालात होते हैं। और मकसद उसका क्या होता है कि जैसे ही स्टूडेंट पेपर को पढ़े, एक दफा उसको पैरों से हिला दिया जाए। और जो स्टूडेंट वहां पहले झटके से खुद को महफूज कर लेना, उसकी बेटे सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमने सवाल 1 2 3 4 5 6 तरतीब में कर रहे हैं। सवाल नंबर 10 लिख के हम पहले सवाल नंबर 10 अटेम्प्ट करें, फिर हम सवाल नंबर 5 अटेम्प्ट करें, फिर सवाल नंबर 3 अटेम्प्ट करें। तो बेटा हमने इन पहले 15 मिनटों में 2 काम करने होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर लेनी होती है, और दूसरा बेटा हमने सीक्वेंस तय कर लेना होता है कि नॉर्मली कोशिश हमारी ये होती है कि जो आसान और सिंपल सवाल हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लिया जाए, जो कदरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको जरा थोड़ा सा। क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूं तो बेटे 10 क्वेश्चंस ऑन एवरेज पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के 2 से 3 पार्ट्स होते हैं। किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, किसी के 3 पार्ट होंगे। 10 क्वेश्चन, 10 नॉर्मली देखा गया 10 क्वेश्चन होते हैं, 11 भी हो सकते हैं, नॉर्मली 10 हैं पिछली अटेम्प्ट्स अगर आप उठा के देखें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बेटे 3 घंटे के अंदर आपने 20 से 22 सवालात, 20-22 के करीब सवालात आपने, किसी अक्सर क्वेश्चंस में 2-2 ही होते हैं पार्ट्स, किसी एक क्वेश्चन में 3 पार्ट भी हो सकते हैं। तो आप अपना अंदाजा ये रखिए कि आपने 3 घंटे के अंदर 20 से 22 सवालात जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अब सबसे बुनियादी बात समझाने लगा हूं, ये देखिए जरा, व्हाइट बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। हमारे पास है बेटा 180 मिनट्स और 100 मार्क्स हैं। तो सर तकरीबन हमारे पास कोई 1.8, और अगर इस 1.8 को मैं ट्रांसलेट करूं तो बेटे तकरीबन ये 1 मिनट और आप कहिए जी 48 सेकंड बनते हैं फॉर अ सिंगल मार्क। और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे बच्चे मेरा 10 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का, तो मुझे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, ठीक हो गया जी। ये मेरा टाइम, घड़ी मेरे, नॉर्मली अगर मैं राइट हैंडर हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे घड़ी लगी हुई है और उसका डायल मैंने अंदर की तरफ रोल किया हुआ है, और घड़ी पे भी एक नजर मेरी है। और 10 नंबर के सवाल, 5 नंबर का सवाल, 12 नंबर का सवाल, मैंने फौरी तौर पर उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है कि इस सवाल पे, क्योंकि बेटा अगर आपने ये टाइम मैनेजमेंट ना की तो होगा क्या कि 10-12 नंबर का सवाल तो आपका वैसे ही छूट जाएगा। ये देखिए कैलकुलेशन आपके सामने करता हूं, उम्मीद है आप इससे एग्री करेंगे कैलकुलेशन से। ये देखें 100 मार्क्स का पेपर है जो आपने अटेम्प्ट किया, मैं कहता हूं जी इसमें से आपका 60% सही था, गलतियां बंदे से हो जाती हैं। तो बेटे देखिए मेरे मार्क्स आए 60, यानी स्टिल आई हैव चांस कि मैं क्वालिफाई करूं। लेकिन पेपर था 100 मार्क्स का,
बेटा मैंने अटेम्प्ट ही फॉर एग्जाम्पल 80% किया है, 15 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का, 20 नंबर का सवाल मैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से वैसे ही छोड़ आया, यानी सवाल रहता था, टाइम ही खत्म हो गया, और उसमें से बेटा अब मेरा 60% सही है। तो ये बेटे आपके ना मार्क्स कहीं आ रहे होंगे 40 से 48 के तक, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। आप अक्सर बच्चों से पूछिएगा, कोई 42 पे, 43 पे, 47 पे, 44 पे फेल हो रहा है, आप उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि मेरा, अगर वो सच बोले कि मेरा एक आधा क्वेश्चन जो है वो मिस हुआ। तो बेटा यहां आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने इसमें, फिर अब थोड़ा सा ये है कि इस एग्जाम की प्रैक्टिस के हवाले से कुछ चीजें मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, बल्कि एक दो चीजें तो मैंने कुछ नई भी इस दफा सोची हुई हैं कि हमने उनको परफॉर्म करना है। सवालों में ना एक चीज आपको जरा थोड़ी सी हाईलाइट करनी है, जो बेटे प्रेजेंटेशन आपको दी है, इस प्रेजेंटेशन के ना आखिरी पेज के ऊपर आइएगा, आखिरी पेज के ऊपर यहां मैंने हेडिंग एक आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, आई कैप के क्वेश्चंस का एवोल्यूशन। ये बेटे इस हेडिंग का ना बेसिकली मकसद क्या है, समझाना क्या चाह रहा हूं मैं। 3 सवाल मैंने एक पेज पे लिखे हुए हैं, और अगर आप उससे अगले पेज पे लिखे तो 2 सवाल उससे अगले पेज पे, बल्कि उस पे भी 3 ही हैं। और इन तीनों सवालों के ऊपर बेटे अगर आप गौर करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि शुरू की अटेम्प्ट्स में आई कैप पूछता था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे सीधे से, फला थ्योरी बता दें, फला कॉन्सेप्ट बता दें। लेकिन बेटा अब जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ती आगे जा रही हैं और अटेम्प्ट्स ज्यादा हुई, तो बेटा आई कैप स्ट्रेट क्वेश्चन से निकल के आ गया है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पे, या जिन्हें हम बेटा उर्फ आम में कहते हैं केस स्टडीज। अब वो आपसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता कि फलानी थ्योरी बता दें, या फलाना कॉन्सेप्ट बता दें, या फलाना आइडिया, नहीं। मिस्टर अकरम इज वर्किंग इन फला फला ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर रियाज इज वर्किंग इज फला, मिस्टर मिस साइमा इज वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसे हो गया, अगर वैसे हो। इवन मैं दरमियान में आपको करवाऊंगा, उसने एक सवाल ऐसा भी पूछा, उसने कहा जी मुझे पाकिस्तान की जो बिजनेस है और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें से एग्जाम्पल्स ढूंढ ढूंढ के दें। यानी वो एग्जाम्पल्स जुनैद जमशेद भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल फज्जे के पाए भी हो सकते हैं, वो एग्जाम्पल ये आपका शेजोर भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल निराला स्वीट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो बीजान भी, और बेतहाशा उसने आपसे कहा है कि जनाब मुझे लोकल पाकिस्तानी मार्केट में से एग्जाम्पल्स ढूंढ के बताएं। तो मेंटली बेटे प्रिपेयर रहना है आपने कि जी 3-3.25 घंटे हमने 20 से 22 सवाल करने हैं, हर एक नंबर के पीछे हमारे पास अवेलेबल हैं 1 मिनट और 48। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इससे ज्यादा टाइम लगाया तो चांसेस हैं कि हम पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकें। ये मेरा बच्चा आज की आपकी पूरी डिस्कशन थी, पूरे मामलात थे। मैंने एक रफ सा फ्रेमवर्क आपको पूरे सेशन का बना के दिया है। आने वाले हालात के मुताबिक जिस जिस तरह बेटे जैसी चीजें तब्दील होती रहेंगी, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक मामलात को तब्दील करते रहेंगे। आप लोग बस कोशिश ये कीजिए कि इस हफ्ते के अंदर अंदर अपना इक्विपमेंट, अपनी चीजें, अपना नोट्स, बुक, जो भी आपने जहां से भी पढ़ना है, प्रिपेयर हो जाएं पूरी तरह से, ताकि बेटा जब हम स्टडी को फुल स्विंग में फिर स्टार्ट करें तो आप मेरे साथ प्रॉपरली चल सकें। और जो बात बेटे मैंने स्टार्ट पे कही थी आज की डिस्कशन में, उसको मैं उसी तरह से कंक्लूड करता हूं कि बेटा हमने इस अटेम्प्ट के अंदर हर सूरत में, दूसरी ऑप्शन ही भाई कोई नहीं है हमारे पास, हर सूरत में इस पेपर को क्वालिफाई करना, दूसरी कोई चीज नहीं। ठीक हो गया? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अवेलेबल रहूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी मामलात हो आप मुझसे डिस्कस करते रहिएगा, पूछते रहिएगा, कोई झिझक नहीं रखनी। अ, अभी शुरू में शायद आपको ये बात थोड़ी सी जरा अजीब लगे, लेकिन बेटा मेरे लिए मेरे शागिर्द मेरी औलाद की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह होते हैं, और अल्लाह ने मुझे गुस्से को कंट्रोल करने का एक हुनर या एक तौफीक थोड़ी सी इनायत की हुई है।
तो बिल्कुल नहीं झिझकना, बिल्कुल नहीं घबराना। जिस तरह अपने बाप से आप घर में तसल्ली और सुकून से बात कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तसल्ली और सुकून से बेटे आपने मुझसे भी बात करनी है। इधर-उधर की बातों पे अमल करने से पहले रिक्वेस्ट है बेटा आपसे कि एक दफा मुझसे जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। फाइनली फिर बेटा जो आपका डिसीजन हो वो तो आपने करना ही है, लेकिन बजाय इसके कि आप र्यूमर्स के ऊपर अपने एक्शंस को प्लान करें, तो एक दफा मेरे साथ उन चीजों को इस सब्जेक्ट से रेलेवेंट जरूर डिस्कस कर लीजिएगा और इंशाल्लाह उसके कुछ अच्छे नताइज निकलेंगे। तो कल इंशाल्लाह जुमेरात है, 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक हमारी क्लास होगी, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।